हेमंत सोरेन कैबिनेट का विस्तार 5 दिसंबर को राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह। झारखंड की हेमंत सोरेन कैबिनेट का विस्तार 5 दिसंबर को होगा। राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन दोपहर 12:30 बजे से किया गया है। 28 नवंबर को हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। इसके लिए राज्य के मोरहाबादी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया था। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल समेत कई राष्ट्रीय नेता इसके गवाह बने थे। अब 5 दिसंबर को होने वाले झारखंड मंत्रिमंडल विस्तार पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा है कि सौहार्दपूर्ण तरीके से मंत्रिमंडल का गठन किया जाएगा। हर प्रमंडल को उसका प्रतिनिधित्व मिलेगा। इसमें महिलाओं, युवाओं और किसानों को शामिल किया जाएगा। हर वर्ग को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। हेमंत सोरेन के 14वें सीएम के रूप में शपथ लेने के बाद सबकी निगाहें कैबिनेट विस्तार पर टिकी थी। मंत्रिमंडल विस्तार की तारीख को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म था। तरह तरह के कयास लगाए जा रहे थे। अब तारीख तय हो गई है। राजभवन के बिरसा मंडप में 5 दिसंबर को हेमंत सोरेन कैबिनेट का विस्तार होगा। शपथ ग्रहण समारोह में झामुमो, कांग्रेस और राजद से चयनित विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे। राज्य की विधि व्यवस्था को लेकर सीएम हेमंत गंभीर, बेहतरी को लेकर पुलिस अधिकारियों को दिया टास्क। मंगलवार को झारखंड मंत्रालय में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के आला पुलिस अधिकारियों के साथ मैराथन बैठक की। इस बैठक में राज्य में विधि व्यवस्था की स्थिति बेहतर करने के साथ साथ हर हाल में नशे की पैदावार को रोकने के टास्क दिए गए। झारखंड के मुख्यमंत्री का पद संभालने के बाद सीएम हेमंत सोरेन राज्य में हर तरह की व्यवस्था को दुरुस्त करने में लगे हुए हैं। मंगलवार को सीएम ने राज्य के मुख्य सचिव, डीजीपी सहित अन्य वरीय पुलिस अधिकारियों के साथ राज्य में विधि व्यवस्था की स्थिति, अपराध नियंत्रण, अवैध माइनिंग पर रोक, मादक पदार्थ पर नकेल कसने एवं साइबर क्राइम पर लगाम लगाने को लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक की। इस बैठक में सीएम ने राज्य में हर हाल में कानून का राज कायम करने का निर्देश अधिकारियों को दिया है। जिलों में अवैध खनन एक बड़ी समस्या है। आर्थिक अपराध के पीछे अवैध खनन मुख्य वजह है। इसके लिए सीएम ने विशेष टास्क फोर्स का गठन कर अवैध खनन के ऊपर ब्रेक लगाने को कहा है। सिरमटोली से मेकॉन 20 मिनट में, रांची को मिलेगा नया फ्लाईओवर। सीएम हेमंत सोरेन ने पत्नी कल्पना संग किया निरीक्षण। राजधानी रांची को जल्द एक और फ्लाईओवर मिलने वाला है। यह फ्लाईओवर सिरमटोली से मेकॉन के बीच बन रहा है। इसका काम लगभग पूरा हो चुका है। सिर्फ पटेल चौक से निवारनपुर के बीच बनने वाले केबल ब्रिज का काम बाकी है। सीएम हेमंत सोरेन ने मंगलवार दोपहर पत्नी कल्पना सोरेन के साथ फ्लाईओवर का निरीक्षण किया। इस दौरान संबंधित विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। इस फ्लाईओवर के बन जाने के बाद सुबह, शाम और दोपहर में स्कूल बसों वालों को आने जाने में काफी सहूलियत होगी। लगभग 5 किलोमीटर की दूरी 20 मिनट में पूरी हो जाएगी। अभी इसे तय करने में घंटे भर का समय लगता है। सिरमटोली चौक से मेकॉन चौक तक बन रहे इस फ्लाईओवर का एक हिस्सा राजेंद्र चौक में उतर रहा है, दूसरा हिस्सा मेकॉन चौक में उतरेगा। इस फ्लाईओवर का पूरा प्रोजेक्ट 337 करोड़ रुपए का है। इसे L&T कंपनी बना रही। झारखंड में पड़ने वाली है कड़ाके की ठंड। जाने आज कैसा रहेगा मौसम का मिजाज। राजधानी समेत पूरे झारखंड में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। रात में तो शीतलहर जैसी स्थिति देखने को मिल रही है। सुबह सुबह धुंध छाया हुआ रहता है। मौसम विभाग की माने तो आज बुधवार को मौसम में कोई बड़े बदलाव की संभावना तो नहीं है, लेकिन उसके बाद से न्यूनतम तापमान में गिरावट हो सकती है, जिससे ठंड बढ़ने की संभावना है। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र ने अपनी आधिकारिक एक्स हैंडल पर जानकारी दी है। राज्य के दक्षिणी भाग में अगले 24 घंटे के दौरान तापमान में कोई बड़े बदलाव की संभावना तो नहीं है, लेकिन उसके बाद अगले 2 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री की गिरावट हो सकती है। शेष भाग में भी अगले 3 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में इतनी ही डिग्री की गिरावट हो सकती है। इससे स्पष्ट है कि ठंड अभी और बढ़ेगी। इधर ठंड बढ़ने के साथ ही लोग शाम होते ही अलाव की व्यवस्था करना शुरू कर चुके हैं। लोग घर के अंदर हीटर या ब्लोवर का इस्तेमाल कर रहे हैं। सबसे अधिक परेशानी बुजुर्गों को हो रही है। इस दौरान कई बीपी मरीज इलाज के लिए अस्पताल पहुंच रहे हैं। ठंड के कारण विद्यार्थी देर से स्कूल पहुंच रहे हैं। टेंडर घोटाला में आलमगीर आलम को बड़ा झटका। कोर्ट ने खारिज की पूर्व मंत्री की डिस्चार्ज याचिका। झारखंड सरकार में मंत्री रहे आलमगीर आलम को मंगलवार को कोर्ट की ओर से बड़ा झटका लगा है। रांची पीएमएलए की विशेष कोर्ट ने टेंडर घोटाला के जरिए करोड़ों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी पूर्व मंत्री की याचिका पर सुनवाई की। इस पर फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने आलमगीर आलम की डिस्चार्ज याचिका को खारिज कर दिया है। बता दें कि सोमवार को कोर्ट ने ईडी और पूर्व मंत्री आलमगीर आलम की ओर से बहस पूरी होने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रखा था। जानकारी हो, इस फैसले से पहले भी कोर्ट केस से जुड़े अन्य आरोपियों की डिस्चार्ज याचिका खारिज कर चुकी है। इनमें जहांगीर आलम और संजीव लाल शामिल हैं।
गढ़वा में गैंगवार, अपराधियों ने सरेआम की फायरिंग, एक की मौत दूसरा घायल। गढ़वा जिला के नगर उंटारी थाना क्षेत्र का गौसाई बाग का मैदान मंगलवार को गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। बाइक सवार अज्ञात अपराधियों ने मोटरसाइकिल से जा रहे एक युवक पर ताबड़तोड़ फायरिंग करते हुए 5 राउंड गोली दागी। इस घटना में युवक की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। वहीं गोलीबारी की इस घटना में एक अन्य युवक को गोली लगी है। इस वारदात के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक की पहचान सत्येंद्र पासवान उर्फ सत्या पासवान के रूप में की है। सत्या पासवान जिला का कुख्यात अपराधी रह चुका है। उस पर गढ़वा जिला के अलावा पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़, यूपी, बिहार के साथ साथ झारखंड के अन्य जिलों में आपराधिक मामले दर्ज थे। इस पर पुलिस द्वारा अब तक 3 बार से अधिक CCA और जिला बदर की कार्रवाई की जा चुकी है। जो है सरेआम फायरिंग की इस घटना के बाद से इलाके में दहशत का माहौल है। वहीं कुछ इसे गैंगवार भी बता रहे हैं। फिलहाल पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है। मुंबई से देवनगरी तक सीधी हवाई सेवा शुरू, देवघर पहुंची पहली फ्लाइट। लोगों ने कहा यह हवाई सेवा यात्रियों को काफी राहत पहुंचाएगी। मुंबई से देवघर की सीधी हवाई सेवा शुरू हो चुकी है। मंगलवार को दोपहर 1 बजे इंडिगो की पहली फ्लाइट मुंबई से देवघर पहुंची, जहां वाटर कैनन सैल्यूट से स्वागत किया गया। एयरपोर्ट से बाहर निकले यात्रियों ने कहा यह हवाई सेवा यात्रियों को काफी राहत पहुंचाएगी। करीब 180 यात्रियों को लेकर पहली फ्लाइट मुंबई से देवघर पहुंची। देवघर पहुंचने पर लोगों ने बाबा बैद्यनाथ की धरती को नमन किया और कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कारण यह संभव हो पाया है। फ्लाइट से देवघर पहुंचे बमपास टाउन निवासी मिथिलेश शर्मा ने बताया है कि मुंबई की हवाई सेवा शुरू होने से देवघर समेत पूरे संथाल परगना, बिहार का भागलपुर, बांका, जमुई समेत आसपास के कई जिलों के यात्रियों को सहूलियत होगी। पूर्व CM अर्जुन मुंडा के बड़े भाई भीमसेन मुंडा का निधन, परिजनों में शोक। पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा के बड़े भाई भीमसेन मुंडा का मंगलवार सुबह निधन हो गया। उन्होंने जमशेदपुर के टाटा मोटर्स अस्पताल में अंतिम सांस ली। वे पिछले कई दिनों से बीमार चल रहे थे। भीमसेन मुंडा का मंगलवार को ही अंतिम संस्कार कर दिया गया। बता दें कि 3 दिन पहले भीमसेन मुंडा को दिल्ली से जमशेदपुर लाया गया था। वे गले के कैंसर से पीड़ित थे। दिल्ली के एक अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। वहां से डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। इसके बाद उन्हें टाटा मोटर्स अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनकी मौत की खबर मिलते ही इलाके में शोक की लहर है। भीमसेन मुंडा की मौत पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, ओडिशा के राज्यपाल रघुवर दास एवं केंद्रीय रक्षा मंत्री संजय सेठ समेत अन्य लोगों ने शोक जताया है। रांची DC की ओर से जारी व्हाट्सएप नंबर पर 24 घंटे में 281 शिकायतें मिली, तेजी से किया जा रहा समाधान। उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने मंगलवार को समाहरणालय स्थित प्रकोष्ठ में बैठक कर व्हाट्सएप नंबर में प्राप्त शिकायतों के संबंध में जानकारी ली। जिला प्रशासन द्वारा सोमवार को जारी किए गए व्हाट्सएप नंबर 9430328080 में 24 घंटे के अंदर ही 281 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। दर्ज की गई कुल 171 शिकायतों का निस्तारण तेजी से किया जा रहा है। उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने व्हाट्सएप नंबर पर रांची जिला के सुदूर ग्रामीण क्षेत्र से भी शिकायतें प्राप्त करने हेतु प्रणाली विकसित करने का निर्देश दिया। राज्यपाल संतोष गंगवार, हेमंत और कल्पना ने परमवीर चक्र विजेता अल्बर्ट एक्का को दी श्रद्धांजलि। प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को भी किया नमन। झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और गांडे विधायक कल्पना सोरेन ने मंगलवार को परमवीर चक्र विजेता अमरवीर शहीद अल्बर्ट एक्का के शहादत दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। साथ ही उन्होंने देश के प्रथम राष्ट्रपति और महान स्वतंत्रता सेनानी भारत रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती पर भी उन्हें नमन किया। उन्होंने परमवीर चक्र से सम्मानित शहीद लांस नायक अल्बर्ट एक्का की पुण्यतिथि पर महात्मा गांधी मार्ग रांची स्थित उनकी प्रतिमा पर पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। राज्यपाल महोदय ने शहीद लांस नायक अल्बर्ट एक्का के अद्वितीय साहस, वीरता और मातृभूमि के प्रति अटूट समर्पण का उल्लेख करते हुए कहा है कि उनका जीवन संपूर्ण देशवासियों के लिए न केवल प्रेरणा का स्रोत है, बल्कि उनके बलिदान और वीरता की गाथा हमेशा अमर रहेगी। वहीं इसके बाद उन्होंने देश के प्रथम राष्ट्रपति भारत रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती के अवसर पर डोरंडा स्थित राजेंद्र चौक में उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धासुमन अर्पित किया। झारखंड में सरकारी नौकरी JPSC, JSSC से 1 महीने में हजारों पदों पर होगी नियुक्तियां। झारखंड के सरकारी विभागों में खाली पड़े पदों को तेजी से भरने की कयावत राज्य सरकार ने शुरू कर दी है। सरकार का कामकाज लगातार दूसरी बार संभालने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्राथमिकता सूची में रोजगार को रखा है, जिसके तहत पिछले दिनों अधिकारियों को निर्देशित किया जा चुका है। इसके तहत 15 जनवरी तक राज्य में करीब 40,000 भर्तियां होंगी। जिन पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी उनमें सर्वाधिक पद शिक्षकों के हैं, जो JSSC द्वारा सुप्रीम कोर्ट का फैसला आते ही भरा जाएगा।
राज्य सरकार ने इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगाए गए स्टे को हटाने का आग्रह किया है। इसके अलावा विवादों में रहा सीजीएल परीक्षा का भी रिजल्ट जल्द जारी होगा। जेपीएससी के द्वारा 11वीं से 13वीं सिविल सेवा मुख्य परीक्षा का रिजल्ट भी जारी करने की तैयारी की गई है। इतना ही नहीं, समयबद्ध परीक्षा आयोजित करने के उद्देश्य से 2025 में होने वाली प्रतियोगिता परीक्षा को लेकर जेपीएससी और जेएसएससी के द्वारा इस महीने के अंत तक परीक्षा कैलेंडर जारी किया जाएगा। सरकार का निर्देश मिलने के बाद जेपीएससी और जेएसएससी इन दिनों परीक्षा कैलेंडर तैयार करने में जुट। मनरेगा के पैसे का अबू आवास योजना में हो रहा उपयोग, जांच कराएगी केंद्र सरकार। लोकसभा के जारी सत्र में झारखंड में मनरेगा के पैसे का राज्य सरकार की स्कीम में उपयोग में लाए जाने का मामला उठा। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने इस विषय को उठाया। कहा है कि झारखंड सरकार मनरेगा के पैसे को राज्य सरकार की योजना जैसे अबुआ आवास योजना में बिना भारत सरकार के इजाजत के खर्च कर रही है। अबुआ आवास योजना झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है और कथित तौर पर केंद्र की प्रधानमंत्री आवास योजना को विफल बताकर उसके जवाब में लाई गई है। सांसद ने सरासर भ्रष्टाचार बताया। कहा है कि दिलचस्प ये है कि अबुआ आवास योजना में केंद्र की योजना मनरेगा के पैसे खर्च हो रहे हैं, यानी नियमों का उल्लंघन कर फंड का डाइवर्जन हो रहा है और केंद्र के पैसे से योजना चलाकर केंद्र को ही विफलता के लिए कोसा जा रहा है। उन्होंने इस फंड डाइवर्जन को गलत माना। केंद्र सरकार से इसकी जांच करने और दोषियों पर कार्रवाई करने की भी अपील की। इस पर केंद्रीय ग्रामीण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मामले की जांच होगी, अगर गड़बड़ी पाई गई तो जिम्मेवार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई। मुख्यमंत्री से विधायक और अधिकारियों ने की मुलाकात, दी बधाई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मंगलवार को कांके रोड रांची स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में विधायक मथुरा प्रसाद महतो, विधायक सुरेश पासवान ने मुलाकात की। इस दौरान विधायकों ने मुख्यमंत्री को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। साथ ही मुख्यमंत्री से कांके रोड रांची स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में सचिव मनीष रंजन, उद्योग निदेशक सुशांत गौरव, आयुक्त दक्षिणी छोटा नागपुर अंजनी कुमार मिश्रा, रांची डीआईजी अनूप बिरथरे, उपायुक्त हजारीबाग नैन्सी सहाय, वरीय पुलिस अधीक्षक जमशेदपुर किशोर कौशल एवं पुलिस अधीक्षक लोहरदगा हारिस बिन जमा ने शिष्टाचार मुलाकात की। दूसरी ओर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कांके रोड रांची स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी के सदस्य डॉक्टर अजिता भट्टाचार्य ने मुलाकात की। मुख्यमंत्री से या उनकी शिष्टाचार भेंट बताई गई है। हजारीबाग में प्रखंड प्रमुख के पति की हत्या, एसडीओ आवास के सामने गली में मारी गोली, जमीन विवाद में मर्डर की आशंका। हजारीबाग में सोमवार की रात कटकमदाग प्रखंड प्रमुख के पति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। गोली सिर में लगी, जिसकी वजह से उनकी मौके पर ही मौत हो गई। यह घटना एसडीओ आवास के सामने गली में हुई। पुलिस के अनुसार घटना के पीछे जमीन विवाद हो सकता है। मृतक की पहचान कटकमदाग प्रखंड प्रमुख कुमारी विनीता के पति उदय साव के रूप में की गई। घटना के बाद स्थानीय लोग उदय साव को नजदीकी आरोग्य अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही एसपी अरविंद कुमार सिंह पहुंचे और मामले की जानकारी ली। साथ ही घटनास्थल पर पहुंचकर मौके का मुआयना किया। एसपी अरविंद कुमार ने कहा है कि एसडीओ आवास के सामने एक गली में उदय साव को गोली मारी गई है। एसपी ने यह भी कहा है कि यह घटना जमीन विवाद से जुड़ा हो सकता है, जांच चल रही है। 14वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 महाराष्ट्र को 12-0 से रौंद कर सेमीफाइनल में पहुंचा झारखंड। 26 नवंबर से सिकंदराबाद तेलंगाना में आयोजित 14वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 में मंगलवार को महाराष्ट्र को हराकर झारखंड की टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई। महाराष्ट्र और झारखंड के बीच खेले गए क्वार्टर फाइनल मैच में झारखंड ने 12-0 से इस मैच में शानदार जीत हासिल कर सेमीफाइनल मैच के लिए अपनी जगह बनाई। इस मैच में गोल करने वाले खिलाड़ियों में लेवनी हेम्ब्रोम 5 गोल, श्रुति कुमारी 2 गोल, ठेकला होरो 2 गोल, रीना कुल्लू 1 गोल, सुगन सांगा 1 गोल एवं पुष्पा मांझी ने 1 गोल किए। मैच में झारखंड की लेवनी हेम्ब्रोम को मैच का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार मिला। 6 दिसंबर को इस प्रतियोगिता का फाइनल मैच होगा। युवती की हत्या के विरोध में सड़क पर उतरे आक्रोशित लोग, सरायकेला टाटा रोड किया जाम। सरायकेला जिले के आरआईटी थाना अंतर्गत मिरुडी सीतारामपुर की रहने वाली आदिवासी युवती संजना हांसदा की गत बुधवार की रात सरायकेला थाना अंतर्गत राजन नगर मार्ग पर स्थित राधा स्वामी सत्संग के पीछे खरकई नदी से सटे जंगल में बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। 4 दिनों बाद परिजनों ने शव की पहचान की। उसके बाद पुलिस हरकत में आई और एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, मगर परिजन इससे संतुष्ट नहीं है। परिजनों का आरोप है कि युवती की हत्या में और लोग शामिल हैं, जिन्हें पुलिस बचा रही है।
भाजपा नेता रमेश हांसदा ने बताया कि जब तक पीड़िता को इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक उसके शव का अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि घटना स्थल से पुलिस ने जो सामान जब्त किया है उसके अनुसार घटना में 1 से अधिक लोगों के होने की संभावना जताई जा रही है। ऐसे में केवल एक युवक को हिरासत में लेकर न्यायिक हिरासत में भेजना कहीं न कहीं पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़ा कर रहा है। बता दें कि युवती का शव छत विक्षत अवस्था में बरामद किया गया था। आशंका जताई जा रही है कि उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म के बाद पत्थर से कूचकर निर्मम हत्या कर दी गई है। पुलिस ने घटनास्थल से शक्तिवर्धक टैबलेट भी बरामद किए थे। परिजनों ने युवती के कथित प्रेमी पर दोस्तों के साथ मिलकर सामूहिक दुष्कर्म के बाद हत्या का आरोप लगाया है। 11 दिसंबर को महिलाओं के खाते में आ जाएंगे मैया सम्मान योजना के 2500 रुपए। जेएमएम के राष्ट्रीय महासचिव शाह प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी और बाबूलाल मरांडी पर प्रहार किए। साथ ही उन्होंने कहा 11 तारीख को मैया सम्मान योजना की राशि 2500 रुपए महिलाओं के खाते में खटाखट भेज दी जाएगी। जेएमएम नेता ने कहा चुनाव परिणाम के बाद बीजेपी को झटका लगा है। कहा है इस विधानसभा चुनाव में 28 रिजर्व सीटों में 27 हम जीते हैं, जो एक सीट बचा है उसमें भी बहुत कम अंतर है। कहा नतीजे के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी थोड़े सक्रिय हो गए हैं। कहा है कि उन्होंने सरकार को कुछ सुझाव दिए हैं। मरांडी ने आदिम जनजाति को लेकर सुझाव दिए हैं। इस सुझाव में खासतौर पर पहाड़िया जनजाति को लेकर चिंता व्यक्त की गई है। सुप्रियो ने आगे कहा ओडिशा और छत्तीसगढ़ में बीजेपी का ट्राइबल सीएम है और वहां 15 ट्राइबल आदिम जनजाति के तौर पर चिन्हित किए गए हैं। जेएमएम नेता ने बाबूलाल से निवेदन करते हुए कहा है कि आप छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और ओडिशा का दौरा करें। कहा है कि मरांडी इन राज्यों की स्टडी करे, वहाँ की आदिम जनजातियों की स्थिति और आर्थिक, सामाजिक व शैक्षणिक हालत क्या है ये देखने का काम करे। कहा है कि सिर्फ घड़ियाली आंसू बहाने से कुछ नहीं होने वाला है। उन्होंने बाबूलाल मरांडी को सचेत करते हुए कहा है कि आप बाहर के नेताओं के चक्कर में ना। हजारीबाग में कोल ट्रांसपोर्टिंग कंपनी के ऑफिस में अपराधियों ने की गोलीबारी। कोल ट्रांसपोर्टिंग कंपनी के ऑफिस में अपराधियों ने गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया है। यह घटना मंगलवार की शाम जिले के केरेडारी थाना क्षेत्र के बुकरू मोड़ के आगे प्रणव नमन कोल ट्रांसपोर्ट कार्यालय में हुई। यह कार्यालय टंडवा के चुदरू मंदिर के आगे है, जो केरेडारी थाना के अंतर्गत आता है। अपराधियों ने कार्यालय के अंदर घुसकर गोलीबारी की। इस गोली के 4 खोखे को पुलिस ने बरामद किया है। गोलीबारी करने आए अपराधी मोहन नामक व्यक्ति को ऑफिस में खोज रहा था। घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी मौके से फरार हो गए। वही घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। झोला छाप डॉक्टर के चक्कर में गई युवती की जान, जांच में जुटी पुलिस। झोला छाप डॉक्टर के चक्कर में पड़कर एक बिना ब्याही गर्भवती युवती की मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार युवती का प्रेम प्रसंग चल रहा था। इस दौरान वो गर्भवती हो गई। 3 महीने बीत जाने के बाद जब इसकी जानकारी दोनों को हुई तो युवती एक दवा दुकानदार के कहने पर झोला छाप डॉक्टर के चक्कर में पड़ गई, जहां झोला छाप डॉक्टर के द्वारा युवती का इलाज किया जा रहा था। इसी दौरान अचानक युवती की हालत बहुत खराब होने पर उसे शहर के एक निजी अस्पताल में ले जाया गया, जहां के डॉक्टर ने भी हालत को देखते हुए सदर अस्पताल रेफर कर दिया। लेकिन सदर अस्पताल लाते समय रास्ते में युवती की मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने पर सदर थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव का पोस्टमार्टम कराते हुए पूरे मामले की जांच में जुट गई है। इधर सदर अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर शंभुनाथ चौधरी का कहना है कि उन्हें इसकी जानकारी मिली है। मामले की सूचना सदर थाना पुलिस को दे दी गई है। संभवतः गर्भपात के दौरान लापरवाही से संबंधित कोई मामला है। पोस्टमार्टम और जांच के बाद ही मौत के कारणों का खुलासा हो सकेगा। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद प्रशासन पहुंचा असुरा गांव। 5 बेसहारा बच्चों की पढ़ाई और पोषण की हुई व्यवस्था। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आदेश के बाद 5 बेसहारा बच्चों की शिक्षा, राशन, पोषण की व्यवस्था एवं बच्चों की नानी के लिए पेंशन की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। मुख्यमंत्री ने इस संबंध में उपायुक्त चाईबासा को पीड़ित परिवार को हर जरूरी सरकारी योजनाओं से जोड़ने एवं बच्चों की पढ़ाई हेतु व्यवस्था करने का निर्देश दिया था। मामले में उपायुक्त चाईबासा ने बताया कि प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा असुरा गांव जाकर पीड़ित परिवार से भेंट किया गया है। इस दौरान पता चला है कि बच्चों का ना तो आधार कार्ड है और ना ही जन्म प्रमाण पत्र। बुजुर्ग नानी को पूर्व में पेंशन मिलता रहा है, जो किसी कारणवश बंद हो गया। पेंशन के कागजात भी कहीं खो गया है। प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा सभी बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र तथा आधार पंजीयन की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। साथ ही एक बच्चा 4 माह का है, उसका पालन उसकी चाची के द्वारा किया जा रहा है, जिस पर प्रशासन के द्वारा आंगनबाड़ी से मिलने वाले पोषक
पूरक आहार उपलब्ध करवाने हेतु सहायिका को कहा गया है तथा 3 बच्चों का नामांकन स्थानीय विद्यालय में तथा 1 बच्चे का नामांकन आंगनवाड़ी में करवाने की प्रक्रिया और सामाजिक सुरक्षा योजना से जोड़ने के लिए सभी प्रकार के कागजात को भी अद्यतन किया जा रहा है। दरअसल मुख्यमंत्री को जानकारी मिली कि पश्चिमी सिंहभूम के झिंकपानी स्थित असुरा गांव निवासी साहू पूर्ति एवं दुखी पूर्ति की मृत्यु 24 नवंबर 2024 को हो जाने के बाद उनके 5 बच्चे बेसहारा हो गए हैं। बच्चे को देखने वाले उनकी बुजुर्ग नानी सामाजिक सुरक्षा पेंशन से वंचित है। इसकी जानकारी के बाद मुख्यमंत्री ने पीड़ित परिवार सरकारी योजनाओं से जोड़ने तथा बच्चों की शिक्षा सुनिश्चित करने का आदेश दिया था। बालिका गृह यौन शोषण मामला फिर से जांच कराने की तैयारी कर रहे पलामू डीसी। बालिका गृह यौन शोषण मामले में कई बातें सामने निकल कर आ रही है। सूत्रों के अनुसार बालिका गृह में 2 बच्चियों के यौन शोषण से पहले भी बच्चों के साथ यौन दुर्व्यवहार से लेकर मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना हुई थी, जिसके बाद बालिका गृह से कई बार बच्ची फरार भी हुए थे, लेकिन मामले को पदाधिकारी द्वारा दबा दिया जाता था। कभी भी किसी पर कोई कार्रवाई नहीं होती थी, जिससे पूरे सिस्टम पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। लोग जानना चाह रहे हैं कि आखिर इतने दिनों से सिस्टम क्यों सो रही थी, आखिर क्यों नहीं पहले किसी पदाधिकारी पर कार्रवाई की गई, क्या इसमें बड़े पदाधिकारी और बाहर के लोग भी शामिल हैं? इन सब सवालों का जवाब लोग ढूंढ रहे हैं। इधर पलामू उपायुक्त मामले को संज्ञान में लेकर फिर से जांच करवाने की तैयारी कर रहा है। सूत्रों की माने तो इस बालिका गृह से 6 महीने के अंदर जितने भी बच्ची बाहर निकली हैं उन सभी का रिपोर्ट तैयार किया जाएगा और सभी से पूछताछ की जाएगी ताकि खुलासा हो सके कि कितने दिनों से यह सब मामला चल रहा है। महिला वकील की मौत के बाद धनबाद कोर्ट में पेन डाउन स्ट्राइक, न्याय कार्य से वकीलों ने खुद को रखा अलग। सोमवार को धनबाद कोर्ट की महिला वकील नेहा अग्रवाल की सड़क हादसे में मौत हो गई थी, जिसे लेकर कोर्ट के सभी वकील मंगलवार को एक दिन के लिए पेन डाउन स्ट्राइक पर रहे। अधिवक्ता नेहा अग्रवाल की मौत के बाद कोर्ट के वकीलों में शोक की लहर है। महिला वकील की मौत से कोर्ट के सभी वकील मर्माहत हैं। अधिवक्ता मुकुल तिवारी ने बताया कि सोमवार को बेहद ही दुखद घटना घटी है। मंगलवार को दिवंगत नेहा वर्मा को श्रद्धांजलि देते हुए सभी अधिवक्ताओं ने खुद को न्याय कार्य से अलग रखा। उन्होंने कहा कि वह एक कर्मठ महिला थी, हर दिन कोर्ट उनका आना रहता था, वह बहुत कम उनकी अनुपस्थिति रहती थी, वह काफ़ी मिलनसार भी थी, लोगों के प्रति उनका व्यवहार काफ़ी अच्छा था, लेकिन आज वह हमारे बीच नहीं रही, वह हम सभी को हमेशा याद आएंगी। कोर्ट में बाकी दिनों की अपेक्षा मंगलवार को काफ़ी सन्नाटा देखने को मिला। बता दें कि सोमवार को झरिया कतरास मोड़ में सोमवार को एक दर्दनाक हादसा हुआ था, जिसमें अधिवक्ता नेहा अग्रवाल की मौत हो गई थी। नेहा धनबाद कोर्ट से कामकाज करने के बाद अपने पति के साथ बाइक पर घर डिगवाड़ी जा रही थी। कतरास मोड़ के समीप एक हाईवा ने बाइक में जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें महिला के सिर पर गंभीर चोट लगने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनके पति गंभीर रूप से घायल हो गए। रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन की जमानत याचिका पर 9 दिसंबर को आएगा फैसला। रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन की जमानत याचिका पर अब 9 दिसंबर को फैसला आएगा। यह मामला मंगलवार को स्पेशल पीएमएलए कोर्ट में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध था, लेकिन किसी कारणवश फैसला टल गया। लैंड स्कैम में सेना की कब्जे वाली जमीन को फर्जी दस्तावेजों के जरिए खरीद बिक्री का आरोप है। इस मामले में ईडी ने कांड संख्या 1/2023 के तहत जांच शुरू की है। अब तक हुई जांच में कई बड़े नाम सामने आए हैं। इस घोटाले में ईडी ने अब तक छवि रंजन के साथ जमीन कारोबारी अमित अग्रवाल, दिलीप घोष, अफसर अली, इम्तियाज खान, तल्हा खान, फयाज खान, मोहम्मद शदाम, प्रदीप बागची और भानु प्रताप प्रसाद को गिरफ्तार किया है। सभी आरोपी फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए पूरे राज्य में हलचल मची हुई है। अब 9 दिसंबर को अदालत का फैसला सभी की निगाहों में है। सीएम हेमंत से मिला पुलिस सर्विस एसोसिएशन का प्रतिनिधिमंडल। झारखंड पुलिस सर्विस एसोसिएशन के शिष्टमंडल ने मंगलवार को प्रोजेक्ट भवन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की, साथ ही अपनी समस्याओं से भी अवगत कराया। मुख्यमंत्री ने भी उनकी समस्याओं के निराकरण का आश्वासन। इंजीनियरिंग छात्रा रेप मर्डर केस में फांसी की सजा पर रोक। रेप के बाद जलाकर मार डाला, हाईकोर्ट ने कहा था फांसी से कम ठीक नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को 19 वर्षीय इंजीनियरिंग छात्रा के साथ बलात्कार और हत्या के दोषी 30 वर्षीय युवक की मौत की सजा पर रोक लगा दी। न्यायमूर्ति सूर्यकांत, पंकज मिश्रा और उज्जवल भुइयां की पीठ ने मामले में ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट का रिकॉर्ड पेश करने का निर्देश दिया है। निचली अदालत ने 2019 में घटना के दोषी बिहार के नवादा जिले के राहुल कुमार उर्फ राहुल राज को फांसी की सजा दी थी, जिसे रांची हाई कोर्ट ने भी बरकरार रखा था। राहुल ने इसी सजा को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।
खेत में नाबालिग को पकड़ा, पड़ोसी ने किया दुष्कर्म, पीड़िता को घर पर बताने पर हत्या की दी धमकी, आरोपी फरार। पलामू में सोमवार की देर शाम 11 वर्षीय नाबालिग बच्ची के साथ पड़ोसी ने दुष्कर्म किया। घटना के बाद से आरोपी फरार है। पीड़िता की हालत गंभीर बनी हुई है। मामला हुसैनाबाद थाना क्षेत्र का है। वारदात के बाद किशोरी के गंभीर हालत को देखते हुए हुसैनाबाद अनुमंडलीय अस्पताल से बेहतर इलाज के लिए मेदिनीनगर रेफर कर दिया गया है। इस संबंध में पुलिस ने पीड़िता का बयान दर्ज कर लिया है। पीड़िता की मां ने बताया कि बेटी धनिया पत्ता तोड़ने खेत गई थी। इसी बीच गांव के ही एक युवक ने खेत में ही उसे पकड़ लिया और जबरन कुछ दूर ले गया, फिर पीड़िता के साथ रेप किया और घर पर किसी को नहीं बताने की धमकी दी। आरोपी ने कहा, घर पर बताओगी तो तुम्हारी हत्या कर दूंगा। बच्ची घर आई तो काफी डरी हुई थी। देर रात जब उसकी तबीयत बिगड़ने लगी तो उसने बताया कि पड़ोस के ही रवि कुमार 22 वर्षीय ने उसके साथ गलत काम किया है। बच्ची पूरी रात घर में दर्द से तड़पती रही। मंगलवार सुबह परिजन उसे हुसैनाबाद अनुमंडलीय अस्पताल ले गए। हुसैनाबाद थाना प्रभारी संजय कुमार यादव ने बताया कि पीड़िता के फर्द बयान के आधार पर पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले के खिलाफ देवघर में आक्रोश रैली। भाजपा और हिंदू संगठनों ने जताया विरोध। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे लगातार अत्याचार की खबर को देखते हुए जहां पूरे देश में विरोध हो रहा है, वहीं देवघर में भी हिंदू संगठन और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा विरोध किया जा रहा है। इसी को लेकर देवघर में मंगलवार को क्लब ग्राउंड से लेकर समाहरणालय तक रैली निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में लोगों ने भाग लिया। इस रैली में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता शाहपुर विधायक नारायण दास ने कहा कि जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है वह निंदनीय है। वहीं हिंदू संगठन की नेता उमाकांत राय ने कहा कि जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है यह हम हिंदुओं के लिए शर्मनाक है। एक तरफ विश्व में जहां हिंदुओं की संख्या कम हो रही है, वहीं बांग्लादेश जैसे देश में हिंदुओं के साथ हो रहा दुर्व्यवहार कहीं न कहीं सनातन धर्म पर सीधा खतरा है। बांग्लादेश के हिंदुओं के समर्थन में आए लोगों ने कहा कि सनातन धर्म को बचाने के लिए आज देवघर के बाबा वैद्यनाथ की धरती पर रैली के माध्यम से यह प्रयास किया जा रहा है कि झारखंड के संताल परगना में रह रहे बांग्लादेशी घुसपैठ को चिन्हित कर उस पर कार्रवाई की जाए, ताकि हिंदू और सनातन की संख्या कम होने से बचाया जा। झोलाछाप डॉक्टर के इंजेक्शन से बच्चे की मौत। गिरिडीह जिले के घोरथंभा बबनी निवासी एक 13 वर्षीय बच्चे की मौत झोलाछाप चिकित्सक से इलाज के बाद हो गई। बच्चे की तबीयत बिगड़ने पर परिजन उसे सदर अस्पताल कोडरमा लेकर पहुंचे। यहां बच्चे के परिजन ने बताया कि धनंजय कुमार उम्र 13 वर्षीय पिता रतन चौधरी को सर्दी बुखार होने पर मंगलवार को तारानाखो चौक पर झोलाछाप डॉक्टर विनोद कुमार ठाकुर से उसका इलाज कराया गया। उस दौरान डॉक्टर के द्वारा बच्चे को एक इंजेक्शन दिया गया, जिसके बाद बच्चे की तबीयत बिगड़ने लगी। इसके बाद परिजन बच्चे को लेकर सदर अस्पताल कोडरमा पहुंचे। यहां चिकित्सकों ने जांच के बाद बच्चे को मृत घोषित कर दिया। बच्चे की मौत के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पलामू बालिका गृह में शोषण मामले में रांची विधायक सीपी सिंह ने सीएम हेमंत से की कठोर कार्रवाई की मांग। रांची विधायक सीपी सिंह ने सीएम हेमंत सोरेन को एक पत्र लिखकर पलामू के बालिका गृह शोषण मामले में कार्रवाई की मांग की है। सिंह ने पत्र में कहा, पलामू बालिका गृह में घटी घटनाओं ने झारखंड के हर नागरिक को झकझोर कर रख दिया है। यह शर्मनाक और अमानवीय कृत्य राज्य की बाल संरक्षण तंत्र पर एक गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। समाचार पत्रों के अनुसार पलामू सदर एसडीएम की अध्यक्षता में गठित समिति की जांच रिपोर्ट से स्पष्ट है कि सुपरिटेंडेंट ने महिला काउंसलर की मदद से बच्चों के साथ पिछले 3 वर्षों से लगातार शारीरिक और मानसिक शोषण किया। इस पूरे मामले में सीडब्ल्यूसी और अन्य जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका भी गंभीर लापरवाही और मिली भगत को दर्शाती है। यह केवल एक आपराधिक मामला नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए शर्मसार करने वाली घटना है। उन्होंने मांग की है कि सुपरिटेंडेंट और महिला काउंसलर के खिलाफ त्वरित और कठोरतम कार्रवाई हो। सीडब्ल्यूसी और बाल संरक्षण तंत्र के सभी दोषी अधिकारियों पर आपराधिक मामला दर्ज किया जाए और उन्हें तुरंत निलंबित किया जाए। राज्य के सभी बाल संरक्षण गृहों की स्वतंत्र और उच्च स्तरीय जांच कराई जाए, ताकि इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकी जा सके। बच्चों को समुचित चिकित्सा, काउंसलिंग और पुनर्वास की सुविधा दी जाए। गिरिडीह में अवैध हथियार के साथ 3 गिरफ्तार। पुलिस अधीक्षक गिरिडीह को गुप्त सूचना प्राप्त हुई
कि मुफस्सिल थाना अंतर्गत पपरवाटाण स्थित रोड के किनारे गुमटी के बगल में बोरी भरे बालू में अवैध हथियार एवं गोली छिपाकर रखा हुआ है। सूचना का सत्यापन के क्रम में पपरवाटाण स्थित रोड के किनारे गुमटी के बगल में सीमेंट की बोरी भरे बालू में छुपाकर रखे 2 अवैध देसी कट्टा व 3 जिंदा गोली बरामद किया गया, जिसके आधार पर गिरिडीह मुफस्सिल थाना में केस दर्ज किया गया है। टीम द्वारा मामले के हर एक बिंदुओं पर गहराई से जांच करते हुए कुल 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई।